टू सक्सेस पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बढ़िया। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी, बोले तो बिजली। ठीक है, एकदम मजेदार चैप्टर है। सब बताऊंगा आपको। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे निकलता है करंट, कैसे बनता है करंट, सब देखेंगे। सब्र करो बालकों, सब्र करो, सब पता चलेगा आज की क्लास में। ठीक है, तो देखो ऐसे कैसे सर्किट सॉल्व करते हैं मैं ये आपको बताऊंगा। और ये वो बिजली है जो हवा से गिरती है, और बिजली गिरने के बाद जिसके जिसके ऊपर बिजली गिरती है या तो वो बचता नहीं है, और या फिर अगर बचेगा तो उसके बाल ऐसे होंगे। ठीक है, यार एक चीज देख रहे हो, ये किसी के ऊपर बिजली गिरेगी तो हंसेगा थोड़ी ना, मैंने भी क्या बना दिया। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, तो शुरू करते हैं चैप्टर को। चलिए तो बच्चों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो देखो मैं आपसे अगर बात करूं मैं अगर आपसे बात करूं एयर करंट्स की, तो एयर करंट क्या होते हैं? जैसे एयर है, हवा है, हवा जब चलती है, ये एयर है हमारे पास, जब एयर चलती है तो जब हवा लगती है हमें तो उसे हम क्या कहेंगे? एयर करंट। ठीक है, मैं आपसे कहूँ वाटर करंट, जैसे ये ओशियन है, ठीक है, ये पानी है, जब ये चलता है पानी तो इसे हम कहेंगे वाटर करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या हुआ है? जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं तो उसे हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? चलिए मैंने आपको बता दिया। अब देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। ये मेरे पास एक तार है, तार को मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया, भाई तार ऐसा होगा, ठीक है, उसको मैंने बहुत ज्यादा जूम कर दिया तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें होंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब भाई तार है, तार मेटल का बना हुआ होगा और मेटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स करंट को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो हम क्या करेंगे, हम पीछे से धक्का मारेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स पे। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन खड़ा है, मैंने उसको धक्का मारा तो क्या करेगा? वो आगे जाएगा। ठीक है, मैंने इनको पीछे से धक्का मारा तो ये गए आगे, ये इधर आगे भागेगा, ये भी आगे भागेगा, ये भी आगे भागेगा। ठीक है, सब आगे भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स आगे भागेंगे तो अभी हमने देखा था, उसे हम कहेंगे बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको करते हैं जूम आउट। ठीक है, जूम आउट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? तार तो ऐसा ही दिखेगा, कुछ सीधा बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसमें इस तरफ भाग रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मैंने बाहर बनाया, ये इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर से इस तरफ भाग रहे हैं। भाई समझ रहे हो, ये तार है और इसके जूम्ड इन वाला पार्ट है। ये देखो यहाँ से, मतलब अगर मैं ऐसे करूँ तो ये छोटा सा पार्ट मैंने निकाला और जूम कर दिया बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये छोटा सा पार्ट मैंने निकाला और जूम कर दिया, अब ये जूम आउट है। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर भागेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी इसके अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर भाग रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी ये वाली। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे वो कैसे बनता है इलेक्ट्रिक करंट। ये तो हमने देख लिया खैर कि जब इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं बच्चों तब बनता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपल, सिंपल नहीं मतलब सिंपल मत लिख देना। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तब इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। किस डायरेक्शन में बनेगा? उस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। यहां पे हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे थे। ठीक है, देखो इस तरफ भाग रहे हैं तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में बना, इस तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? आई बनेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो अगर मैं इस तार को ले जाऊं और एक बल्ब से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ऐसे करके इस बल्ब से कनेक्ट कर दूं, और यहाँ पे एक बैटरी की जरूरत चाहिए होगी, बैटरी भी बताऊंगा आपको, तो क्या होगा? अब ये करंट इस बल्ब में को होके जाएगा तो इसका मतलब बिजली जल जाएगी, वो बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो ग्लो हो रहा है। अब अगर मैं इस तार को बीच में से थोड़ा सा काट दूं तो क्या बल्ब जल पाएगा? नहीं जल पाएगा। क्यों? अब यार इलेक्ट्रॉन्स इधर तो हैं, हमने देखा इलेक्ट्रॉन्स को भागना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इधर भी हैं और इधर भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भाग ही नहीं पा रहे। जब इलेक्ट्रॉन नहीं भागेंगे तो करंट नहीं बनेगा, करंट नहीं बनेगा तो बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, तो अगर ये सर्किट टूट जाता है
तो हमारा करंट जो है वो नहीं बनेगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे कि अब हम देखते हैं कि हमने कोई स्विच ऑन करी, पंखा चल गया, कोई स्विच ऑन करी, लाइट जल गई। तो वो कैसे होता है, वो स्विच कुछ ऐसा बना देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये अभी स्विच खुला हुआ है, मतलब स्विच मैंने बंद कर रखा है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जब मैं स्विच को खोल दूंगा बल्ब जलाने के लिए, तो ये जो चीज़ है ये ऐसे जो है ये नीचे आ जाएगी, ये ऐसे करके नीचे गिर जाएगी, कुछ ऐसे नीचे गिर गई वो, भाई वो ऐसे था तो वो ऐसे नीचे गिर गया और इससे कनेक्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो अब सर्किट पूरा हो गया, अब अपना करंट आराम से फ्लो करेगा, इसमें से जाएगा और इसको जला देगा। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका स्विच कैसे काम करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया। अब देखो हम इस इलेक्ट्रॉन को भगाते कैसे हैं, ठीक है, वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। हमने भी देखा कि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बस आपको इसमें यही बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है। इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं वैसे बनता है। किस डायरेक्शन में बनता है, हाँ इलेक्ट्रिक करंट बनता है उस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, और हमने देखा, हमने स्विच के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बता देता हूं आपको, सर्किट क्या होता है। ठीक है, सर्किट देखो, इलेक्ट्रिक करंट तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट क्या होता है, देखो जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये चीज़ अगर मैं इसी को ऐसे भी बना सकता हूँ, मतलब वो भी सर्किट है। जैसे मैंने ये बना दिया कि भाई यहाँ पे लगा दी एक छोटी सी बैटरी। अभी बैटरी बैटरी से डरना मत, सब बताऊंगा आपको। यहाँ पे लगा दिया मैंने बल्ब, यहाँ पे एक लगा दिया रेजिस्टर, डरना मत, सब देखेंगे अभी क्या क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैंने मान लो ये चीजें लगा दी। ठीक है, तो ये करंट क्या करेगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा इसमें बैटरी की वजह से, यहाँ पे जाएगा, बल्ब ग्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो एक स्विच लगा दूं मैं ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे जाएगा करंट, ये स्विच तो खुला हुआ है, मतलब बंद है, और अब ये खुल गया, अब मैंने खोल दिया स्विच। ठीक है, तो इस चीज को क्या कहते हैं बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होते हुए डायग्रामेटिकली दिखाते हैं, ये एक डायग्राम है जिससे मैंने दिखाया है कि इलेक्ट्रिक करंट कहां कहां फ्लो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे बच्चों सर्किट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी साइंस की बुक में देखा होगा, ऐसे ऐसे बने रहते हैं कुछ, ये क्या, जिससे आपको बहुत डर लगता है, पर वो डर अभी कुछ ही देर में निकल जाएगा। कुछ ऐसे ऐसे बने रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगा देंगे छोटी सी। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे बने रहते हैं। तो देखो यहाँ पे बैटरी की वजह से करंट दौड़ेगा। ठीक है, करंट दौड़ेगा। अब देखो करंट दौड़ रहा है, ये तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लेकिन हमने उस करंट को डायग्राम से रिप्रेजेंट करा है कि करंट कैसे कैसे दौड़ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या है, ये है एक सर्किट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। जितना बड़ा करंट उतना बड़ा झटका। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट, मैंने आपको बता दिया सर्किट क्या होता है। अब हम चलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम करंट को निकालेंगे कैसे। ठीक है, करंट को हम किसे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, चलिए, अब देखो हमने क्या देखा था अभी तक कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। हमने देखा कि हमने एक तार लिया, उसको जूम इन किया, इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, इलेक्ट्रॉन्स भागे, तो क्या बना, करंट। अच्छा, अगर मैं इसे पूछूं कि ये वाला तो जो तार है जिसको मैंने जूम किया हुआ है, उसमें करंट इस डायरेक्शन में होगा या फिर इस डायरेक्शन में, तो बताइए किस डायरेक्शन में होगा। तो मेरे ख्याल से तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उस तरफ भाग रहे हैं और उसके अपोजिट होता है करंट। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे बच्चों, करंट को निकालने के लिए हम बनाएंगे यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन। बनाएंगे नहीं, मतलब इमेजिन करेंगे। क्रॉस सेक्शन मतलब कि मैंने एक छोटा सा सर्कल इमेजिन कर लिया कि इसके थ्रू बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे होंगे। ठीक है, इसमें से, इसके अंदर से। अब देखो इसके अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे जब भागेंगे तो। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है बच्चों, चार्ज। चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। देखो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है बच्चों चार्ज। अब देखो चार्ज फ्लो करता है इसमें से। ठीक है, अब देखो मान लो हमने इसको फ्लो करवाया इलेक्ट्रॉन को, तो हो सकता है 1 सेकंड के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन अपने सर्कल जो हमने इमेजिन किया है उसके अंदर से पास कर जाएं ऐसे। ये हमारा वायर है, ये हमने क्रॉस सेक्शन इमेजिन किया है। हो सकता है कुछ 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद 5, मान लो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे।
ठीक है, हो सकता है 1 सेकंड के बाद पांचों उधर चले जाएं, भैया ऐसे भाग रहे हैं ना, करंट जब बन रहा है तो 1 सेकंड के बाद ये पांचों उधर चले जाएंगे। जब ये पांचों उधर चले जाएंगे, ठीक है, तो देखो चार्ज जो है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे इमेजिन्ड क्रॉस सेक्शन के अंदर से फ्लो कर गया, ठीक है, उस तरफ। ये कितना बेकार लग रहा है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन पास कर गए 1 सेकंड के अंदर हमारे क्रॉस सेक्शन से, जो हमने इमेजिन किया है, ठीक है। तो टोटल चार्ज कितना पास किया, वो होगा 5 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों हमने देखा कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज होगा, मान लेते हैं Q, ठीक है, Q की वैल्यू भी होती है, अभी यूज नहीं है उसका कुछ, ठीक है। इस पे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है Q, देख लेते हैं वो वैल्यू भी। Q 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों, आपने बच्चों ने पढ़ा होगा, फिर भी बता देता हूँ जो भूल गए हैं, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, इतना चार्ज होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। तो मैं आपसे पूछूं 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज, ठीक है। मैं आपसे पूछूं n इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो आप कहोगे n मल्टीप्लाइड बाई ये वाला चार्ज, ठीक है, ये वाला चार्ज। तो कितना आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज आ जाएगा। हमने माना कि इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड के अंदर Q चार्ज पास हो गया, ठीक है। तो हमारा जो करंट निकल के आएगा वो क्या होगा, Q कैपिटल Q लेते हैं। अब इस डरो मत, सब बताऊंगा, ठीक है, अभी तो खुलासा हुआ है करंट का। देखो हमने माना कि हमारा जो ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। हमारा जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर से मान लो 5 नहीं, मान लो n इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएं, ठीक है। अगर n इलेक्ट्रॉन निकल गए तो हम उस पर चार्ज निकाल लेंगे, n मल्टीप्लाइड बाई ये वाला नंबर, ठीक है, वो आ जाएगा चार्ज। अब जो चार्ज आ गया, अगर वो 1 सेकंड में उससे पास हुआ है तो जो चार्ज होगा वो होगा करंट। अभी हम देखते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ये तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, ठीक है। देखो मान लो मैंने इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया, ठीक है, और t समय के अंदर, कोई भी t टाइम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले गए तो चार्ज हो सकता है। अब मैंने मान लिया कि अपने क्रॉस सेक्शन से t टाइम के अंदर q चार्ज पास हुआ, ठीक है। अब हमारे जो क्रॉस सेक्शन है उसके अंदर से t टाइम के अंदर q चार्ज पास हुआ, ठीक है। अगर q चार्ज पास हुआ t टाइम के अंदर तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो होगी Q बाई T, ठीक है। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये चीज आपके एनसीईआरटी में लिखी है, और अगर इसको मैथ्स में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो भाई मैंने आपसे कहा था यहाँ पर कि टाइम अगर 1 सेकंड है, 1 सेकंड के अंदर अगर आपका Q चार्ज पास हुआ है तो भाई करंट की वैल्यू सीधा Q आ गई, T1 हो गया, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, तो करंट की वैल्यू Q आ गई। अब हमने देखा कि मान लो कोई भी T टाइम दिया हुआ है, ठीक है, अभी हम इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर आपको कोई T टाइम दिया हुआ है, उसके अंदर से आपका मान लो कुछ Q चार्ज पास हो रहा है T टाइम के अंदर, ठीक है, आपके क्रॉस सेक्शन से, तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी Q बाई T। अभी एनसीईआरटी का सवाल देखते हैं, सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इस क्वेश्चन से आपका पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने पीछे फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था करंट इज इक्वल टू Q बाई T, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं अगर T को इधर ले आऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू आई टी, ठीक है, ये भी याद रखना। अगर मेरे को चार्ज की वैल्यू दी हुई हो कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज निकल रहा है, और टाइम की वैल्यू दी हुई हो, तो मैं करंट निकाल सकता हूं, ठीक है। देखते हैं यहां पर, अ चार्ज ऑफ 100 कूलम, कूलम क्या होता है, चार्ज की यूनिट है बच्चों कूलम। अ चार्ज ऑफ 100 कूलम passes through a cross section area, एरिया लिखना भूल गया, क्रॉस सेक्शन, चलो ठीक है, इन 5 सेकेंड्स। एक क्रॉस सेक्शन एरिया से, क्रॉस सेक्शन मतलब कोई समझा नहीं क्या, अबे क्रॉस सेक्शन मतलब ये मेरे पास वायर है अगर, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लिया ऐसे, ये सर्कल भाई ऐसे नहीं है सर्कल, ये सर्कल ऐसे है, समझ रहे हो कैसे, ऐसे। उसमें से ये 5 सेकंड के अंदर इन्होंने बोला कि 100 कूलम चार्ज पास करता है, ऐसे 100 कूलम चार्ज पास करेगा। चार्ज कैसे पास करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के रूप में, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे तो चार्ज पास करेगा। कितने टाइम में, 5 सेकंड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, 100 कूलम इन्होंने दी हुई है, और हमारे पास में टाइम की वैल्यू क्या है,
5 सेकेंड्स। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट। करंट क्या होता है, आई। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू क्या है 100 और टी क्या है 5, कितना आया 20। ठीक है 20 क्या, अब करंट की यूनिट होती है बच्चों एम्पियर। ठीक है ये एक सेकेंड, करंट एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था करंट। ठीक है तो जो यहाँ पे करंट की यूनिट है उसको हम बोलेंगे ए, एम्पियर। ठीक है तो यहाँ पे करंट क्या आया, आई इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ये हो गया इसका आंसर, सिंपल सा सवाल। ठीक है इसको या तो कैपिटल ए लिख लो या फिर इसको लिख लो 20 एम्पी यानी कि एम्पियर। ठीक है चलिए अब अगर मान लो मैं, देखो ये वाली आपके पास इक्वेशन है या फिर ये वाला फॉर्मूला है, तो आई क्यू और टी है, वो हर बार क्या करेगा, आपको दो चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा। यहाँ पे मैंने क्या करा था, मैंने आपको चार्ज दे दिया था 100 कूलम और मैंने आपको टाइम दे दिया था और करंट पूछ लिया था। मान लो वो कह दे कि किसी वायर में 5 एम्पियर करंट है। ठीक है भाई ये देख लो, यहाँ पे कोई भी तार है उसमें 5 एम्पियर करंट है। ठीक है अगर उसमें 5 एम्पियर करंट है तो बताओ 3 सेकंड के अंदर एक क्रॉस सेक्शन, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे छोटा सा क्रॉस सेक्शन, इसको जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैं एक क्रॉस सेक्शन बनाऊं, उसके अंदर से 3 सेकंड में कितना चार्ज पास होगा। तो देखो आपको उसने करंट की वैल्यू बता दी 5 एम्पियर, उसने आपको टाइम की वैल्यू बता दी 3 सेकंड, वो आपसे चार्ज पूछ रहा है कितना चार्ज पास होगा क्रॉस सेक्शन से। तो आप कैसे निकालोगे, आई 5 इक्वल टू क्यू आपको निकालना है, टी टाइम गिवन है 3, तो कितना आएगा 15 कूलम। यानी कि 3 सेकंड में अगर किसी वायर में 5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है तो 3 सेकंड में उसके एक क्रॉस सेक्शन अगर हम इमेजिन करें उसके अंदर से 15 कूलम चार्ज पास करेगा। ठीक है समझ में आया इतनी बात। यहाँ पे करंट 20 एम्पियर आया, मतलब कि जो वायर है उसके अंदर 20 एम्पियर करंट है। ठीक है चलिए ठीक है समझ में आया इतनी बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है चलिए तो बच्चों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है थोड़ा सा सुनने में डरावना सा है पर कोई बात नहीं। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। भाई ये मेरे पास वायर है, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, ये भागेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। ठीक है अब यार बात ये आती है कि इन्हें भगाएं कैसे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम वो पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को भगाएंगे कैसे। भाई ऐसा थोड़ा है कि तार को तुम ऐसे धक्का मारो, तार में फूंक मारो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। इलेक्ट्रॉन के तो तार के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके अंदर हैं। ठीक है जो आपका मेटल है उसके अंदर है, उन्हें कैसे भगाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो बच्चों मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें पानी है, ये रहा पानी। ठीक है ये मेरे पास कुछ पानी है। अब ये पानी तो रुका हुआ है। ठीक है ये अगर पानी रुका हुआ है, ये केवल ये सेम कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए हैं। ठीक है अभी मैं इस पानी को चला कैसे सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, एक ग्लास लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा पानी ऐसे करके निकाल लूँगा। जब मैं यहाँ से पानी निकाल लूँगा तो थोड़ी सी जगह खाली हो जाएगी ऐसे करके पानी। अब ये वाला पानी यहाँ पे आने की सोचेगा कि भाई इस जगह को भरो, यहाँ पे कम पानी है। ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंस इन प्रेशर क्रिएट हुआ। पानी का जो प्रेशर था उसका डिफरेंस क्रिएट हो गया तो पानी फ्लो किया। ऐसे ही जब प्रेशर, जैसे ये हमारा है, ये लैंड है, ये जमीन है। ठीक है यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है यहाँ पे प्रेशर कम है, तो जो यहाँ की हवा है, ये देखो ये प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ की जो हवा है वो यहाँ भागेगी कि भाई प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर। ठीक है तो जब भी प्रेशर का डिफरेंस होता है तब चीज़ फ्लो करती हैं। यहाँ भी हमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस करना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। ठीक है जैसे हमने यहाँ पे वाटर के प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया तब वाटर फ्लो किया, यहाँ पे हमने एटमॉस्फेयर के प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट किया तो हवा फ्लो करी। ऐसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तब जाके इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे। ठीक है ओके ठीक है चलिए तो हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। फॉर एग्जांपल इसको हम V से डिनोट करते हैं बच्चों। ठीक है V से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे V पोटेंशियल और यहाँ पर दे देंगे 0 पोटेंशियल। ठीक है उससे क्या होगा, देखो अभी ये डरना मत इससे। अब क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, यहाँ पे V है यहाँ पे 0 है।
अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा भागना शुरू करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भागना शुरू करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, करंट, ठीक है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तो इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे और उससे क्या बना, उससे बना करंट, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक प्रेशर क्रिएट कर दिया। यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। चलिए तो चलो हम देखते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो क्या बना इनके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे, है ना। तो हमने देखा बच्चों कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाने के लिए यानी कि करंट बनाने के लिए कुछ प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस की जरूरत होती है। हमने यहाँ पे पानी का एग्जांपल लिया, उसमें हमने पानी का प्रेशर का डिफरेंस देखा, हमने हवा का एग्जांपल लिया, अब हमें यहाँ पे चाहिए इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस कैसे बनेगा वो अब उसकी अभी हम बात करते हैं। तो अब बात आती है बच्चों, ये प्रेशर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स को भगाने के लिए हम कैसे क्रिएट करें। तो ये काम करती हैं बच्चों बैटरीज, ठीक है। हम बैटरीज कैसे करते हैं, देखो जैसे हम हमारी कोई रिमोट होता है उसमें बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी क्या करती हैं, बैटरी जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। जब वो इलेक्ट्रिक डिफरेंस क्रिएट करेंगी तब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। जब करंट प्रोड्यूस होगा तो रिमोट चल जाता है आपका, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मेरे को इनको भगाना है तो मेरे को कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, और उस प्रेशर जो इलेक्ट्रिक प्रेशर होता है उसको हम एक तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मेरे को एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ये देखो जैसे ये तार है, ठीक है, ये हमारा तार है, तो देखो तो जूम इन वाला वर्जन है, इसको हम कनेक्ट करेंगे एक बैटरी से, ये सिंबल बैटरी का होता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में हम वही पढ़ेंगे। देखो ये जो चीज़ है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा सा तार लगा दिया मैंने, ये जो तार है ये यही वाला तार है पतला सा, लेकिन जो ये वाली है ये जूम्ड चीज़ है, ठीक है, ये यही है, लेकिन इसका जूम्ड वर्जन ये है, ठीक है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख रहे हैं। तो एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, आई, ठीक है, इसका मतलब मैंने ये उल्टा बना दिया। अब देखो ये क्या करेगा, बैटरी क्या करेगी, बैटरी क्या करेगी, बैटरी कर देगी पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे, बैटरी कहेगी भाई यहाँ पे पोटेंशियल V है और यहाँ पे कोई पोटेंशियल 0 है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल मान लो, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ तो बैटरी ने पोटेंशियल दे दिया V, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया 0। जरूरी नहीं है 0 है, हो सकता है कम हो, ये V1 ले लेते हैं, ये V2 ले लेते हैं। तो बैटरी ने क्या किया बच्चों, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस जब बैटरी ने क्रिएट किया तो इलेक्ट्रॉन्स भागे, भाई इलेक्ट्रिक प्रेशर हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स भागे। अब इलेक्ट्रॉन्स पता है किस डायरेक्शन में भागते हैं, जहां कम वो पोटेंशियल होगा और जहां ज्यादा पोटेंशियल होगा उस तरफ भागेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, 0 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन्स 0 वोल्ट से 5 वोल्ट की तरफ भागेंगे, यानी कि फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। यह चीज आपको याद रखनी है। तो बैटरी, हम देख रहे थे कि बैटरी ने क्या किया, बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ठीक है। अब करंट हमने देखा कि इस डायरेक्शन में है। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, थोड़ा घबराना मत, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन है, आपके एनसीईआरटी में लिखी है। इट इज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज, यूनिट मतलब 1 कूलम का चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। देखो अगर आपको समझ में नहीं आई तो यार याद कर लो, और कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। वर्क देखो, जैसे यहाँ हमने बैटरी देखी, ठीक है, तो बैटरी ने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर कर इलेक्ट्रॉन को भगाया, ठीक है। अब अगर उसने इलेक्ट्रॉन को भगाया तो कुछ बैटरी को वर्क डन करना पड़ा होगा, ठीक है। जो बैटरी ने 1 कूलम चार्ज के ऊपर वर्क डन किया उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ये चीज जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती, इसको याद कर लीजिए। मैं आपको सीधा सीधा काम की बात बताता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है इसका बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस V से, या फिर पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों W डिवाइडेड बाई Q। इसको ऐसे लिख लो, W क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई, वर्क डन किसका, जैसे यहाँ पे बैटरी है उसका वर्क डन, ठीक है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आई इतनी बात, पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे हमने देखा भाई ये प्रेशर है, ठीक है, इसको मैंने कहा प्रेशर, और जब हमने एयर का देखा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो हमने देखा था बच्चों प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस है उसमें कि भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक प्रेशर, और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नोट करेंगे। यहाँ पर वर्क डन होगा जूल में, क्यू होगा कूलम में, और ये तो वोल्ट होगी। ठीक है भाई बच्चों, जो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। ठीक है, इसको हम वी से डिनोट करते हैं। अभी यार ये चीज़ तो फॉर्मेलिटी की थी, ठीक है, अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब देखते हैं एनसीईआरटी का एक सवाल, एग्जाम्पल नंबर 12.2। इन्होंने हमसे कहा इस एक क्वेश्चन के बाद आपको पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम चार्ज। देखो ये 2 कूलम है, लिखा हुआ है, a 2 coulomb charge across the 2 points having potential different 12 volt। देखो यहाँ पे मान लो कोई एक पॉइंट A है, ये तार से जुड़ा हुआ है, और एक पॉइंट B है। ठीक है, इसका पोटेंशियल है V1 मान लो, और इसका पोटेंशियल V2 मान लो। ये तो कहानी बता रहा हूँ मैं बस आपको समझाने के लिए। तो इन्होंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V1 माइनस V2 ये है 12 वोल्ट के बराबर। ठीक है, इन्होंने हमसे कहा कि एक 2 कूलम चार्ज है, ठीक है, उसको इस पॉइंट से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, हमें तो ये तो बस कहानी बताई है मैंने आपको। ठीक है, हमें तो फॉर्मूले से आंसर निकालना है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, नंबर लेने हैं। ठीक है, देखो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, हमने देखा था कि V पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे आपने याद किया था, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या याद किया था, करंट I इज इक्वल्स टू Q बाई T। अब आपको इसी तरह से ये फॉर्मूला भी रट लेना है। ठीक है, तो V यहाँ पे है पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे आ गया 12 इज इक्वल्स टू वर्क डन हमसे पूछा हुआ है, चार्ज कितना है 2 कूलम, वर्क डन कितना आया 24, वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। ठीक है, थोड़ा सा मार्कर कैसा हो गया, फिर से वर्क डन आ गया हमारा 24 जूल, और यही है इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करेगा, इसमें 2 चीज दे देगा और एक चीज गायब करके पूछ लेगा। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, हमें चार्ज दे दिया, और हमसे वर्क डन पूछ लिया। किसी में वर्क डन दे देगा, चार्ज दे देगा और पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा, किसी में पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा, वर्क डन दे देगा और चार्ज पूछ लेगा। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। चलिए, बस इसमें यह फॉर्मूला मेन था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम्स मतलब मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिया है कि वो हमने देखा था, जैसे कि जो हम डायग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो मेरे को मान लो एक सर्किट रिप्रेजेंट करना है, और यहाँ पे मेरे पास सेल है, तो मैं सेल इतना बड़ा बड़ा तो लिखूंगा नहीं। ठीक है, टाइम बहुत लग जाएगा, और वैसे भी सर्किट में बहुत सारी चीजें होती है, सेल ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मतलब सेल भी होता है, इसका मतलब है कि केवल सेल नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मेरे पास सेल है, रजिस्टर है, बल्ब है, अभी तो आपने ये 3 देखी हैं। हमारे पास और भी चीज़ें, स्विच है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो उन्हें जब हम ऐसे लिखने लगेंगे तो बहुत बड़ा सा सर्किट हो जाएगा, हमें डायग्राम में बिल्कुल क्लीन तरीके से दिखाना होता है। ठीक है, तो हमने सिंबल्स बना रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल का सिंबल क्या है, जो मैं यहाँ पे सेल लिखा ना, उस सेल को बिना लिखे मैं क्या लिख सकता हूँ। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक सेल की, इलेक्ट्रिक सेल, तो सेल का सिंबल क्या है, सेल का सिंबल ये है। ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस, जो बड़ी वाली डंडी है उस पर प्लस, जो छोटी वाली डंडी है उस पर माइनस। ये एक्चुअली इंडिकेट क्या कर रहा है बच्चों, ये प्लस माइनस इंडिकेट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलिए अब देखो यार ये आपके बहुत सारे एनसीईआरटी में बने हुए हैं, तो वहीं से पढ़ लेते हैं। देखो
यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका है टेबल 12.1, ठीक है। तो इसमें पहला इलेक्ट्रिक सेल ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा है अ बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, बैटरी और ए कॉम्बिनेशन सेल। बैटरी क्या होती है, देखो सेल और बैटरी में डिफरेंस पता होगा। जो पतले पतले से नहीं आते जो रिमोट में डलते हैं वो होते हैं सेल, और जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है जो कभी कभार रिमोट कंट्रोल कार की रिमोट में डलती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम बैटरी, ठीक है। अब बैटरी में देखो यार थोड़ी सेल से ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 2 या 3 सेल के इक्वल रख देते हैं भाई, 2 या 3 सेल मिलकर एक बैटरी के बराबर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं 2-3 और बना दूं कि मतलब मान लो कि मैंने 2-3 सेल लगा दिए ऐसे, तो ये क्या बन गई बच्चों, ये बन गई बैटरी, ठीक है। यानी हम मानते हैं कि बैटरी 2-3 सेल के बराबर होती है एक बैटरी, ठीक है। चलिए प्लग की और स्विच, देखो ये स्विच है, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा है, और इसमें स्विच जो है तीसरे नंबर पे जो स्विच बन रहा है उसमें क्या बीच में अगर डॉट हुआ तो इसका मतलब स्विच बंद है, करंट फ्लो करेगा, और अगर डॉट नहीं हुआ तो इसका मतलब स्विच ओपन है, करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कोई सर्किट है, ये हटाता हूँ बैटरी, अरे हट जा भाई, मेरे पास यहाँ पर कोई सर्किट है, ठीक है, ये रहा मेरा सेल, मैंने सेल लगा दिया ताकि करंट फ्लो करे, और यहाँ पे मैं कुछ स्विच लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपसे पूछूं, अगर यहाँ पे मैं एक बल्ब लगा दूं, बल्ब का सिंबल ये होता है बच्चों, ठीक है। अगर मैं आपसे ये हटा देता हूँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बल्ब ग्लो करेगा क्या, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि स्विच में करंट ही फ्लो नहीं कर रहा। अब ग्लो होगा क्या, हाँ, अब डॉट आ गया मतलब स्विच बंद है, यानी कि करंट फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसका मतलब बल्ब जो है हमारा वो ग्लो करेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, स्विच हो गया। अगला है अ वायर जॉइंट, ठीक है। जब भी कोई 2 वायर जॉइंट होते हैं तो ये वाला सिंबल होता है, ठीक है, ये आपके में यूज नहीं होगा। अ वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक है, एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर पास हो गया, दोनों मिले नहीं आपस में, तो ये बनेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये है, यहाँ पे भी यही बना हुआ है, ठीक है। रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है। रेजिस्टर वो होता है बच्चों जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, ठीक है। रेजिस्ट मतलब कोई आ रहा है, मैं उसको रेजिस्ट कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसे रोक रहा हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है वो होता है रेजिस्टर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है, उसका ये सिंबल होता है, पूछा नहीं जाता इतना। एमीटर, एमीटर, ठीक है, एमीटर देख लेना, एक गोला बनाना है, बीच में ए लिखना है, ठीक है, प्लस माइनस लिखना है बस। वोल्ट मीटर में गोले में वी लिख देना है, ठीक है, ए फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सेल इंपॉर्टेंट है, बैटरी इंपॉर्टेंट है, स्विच इंपॉर्टेंट है, वायर जॉइंट नहीं है, वायर विदाउट ज्वाइनिंग भी नहीं है, बल्ब इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, एमीटर इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, और वोल्ट मीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से मैंने आपको बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगभग हर साल मेरे को लगता है क्वेश्चन आते हैं इससे, ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए ओम्स लॉ क्या आता है, देखो हमने देखा था कि भाई करंट कैसे बना, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हुए, पोटेंशियल डिफरेंस के चलते। पोटेंशियल डिफरेंस किसने बनाया, बैटरी ने। देखो भाई जब हम सेल को ऐसे लिखते हैं, सेल को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये प्लस माइनस का इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि प्लस पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, माइनस पे ज्यादा पोटेंशियल है, माइनस पे कम पोटेंशियल है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। चलिए हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हमने कुछ V1 यहाँ पे पोटेंशियल दिया, V2 पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस के चलते ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, तो करंट बना हमारा, किस डायरेक्शन में, इससे उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अब इन्होंने कहा भाई पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना V2 माइनस V1, इसको मैंने कहा V। इन्होंने कहा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कुछ रिलेशन तो बताओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, फिर से वायर, मैं यहाँ पे दे दूं 12 वोल्ट, और मैं यहाँ पे दे दूं 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 12 वोल्ट ही हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 वोल्ट दे दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस 11 वोल्ट हो गया, 12 माइनस 11, ठीक है। इन्होंने कहा मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है तो मेरे को करंट बताओ कितना बह रहा है इसमें से, ठीक है। तो उसका रिलेशन दिया था ओम ने, ठीक है। देखते हैं अब वो रिलेशन क्या है। तो बच्चे जो मेनली ओम्स लॉ है वो क्या कहता है हमसे, ओम्स लॉ हमें कहता है कि
जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं मेरा जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर मान लो 12 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 12 वोल्ट का। और यहाँ पर मेरे पास 12 वोल्ट है फिर से, और यहाँ पर मेरे पास 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, वो हुआ मेरे पास कितना हुआ 8 वोल्ट। तो ज़्यादा किसका है पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा है बच्चों इसका 12 वोल्ट। तो करंट किस में ज़्यादा होगा, करंट इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर मैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस को दुगना कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे 24 कर दूंगा, ठीक है 24 कर दिया मैंने, पोटेंशियल डिफरेंस दुगना कर दिया, तो जो करंट है वो भी दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये। और सीधी सरल भाषा में समझाऊं तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार, अगर मैं भाई कुछ भी A इक्वल टू बी लिखूं और B इक्वल टू ए लिखूं तो सेम बात ही तो है, तो वही चीज यहां पे है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। चलिए मैंने कहा कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ मैंने कहा करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगी, सेम बात ही है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ओम्स लॉ ये है बच्चों, ओम्स लॉ ये नहीं है, ओम्स लॉ ये है, ठीक है। ये तो हमने मैथ्स के थ्रू लिख लिया। अब देखो आपको आपने पढ़ा होगा 9th में, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है। तो V इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट, उसको मैंने कह दिया R। तो ये आ गया हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या, खैर मतलब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रट लेना है बिल्कुल। अभी रुको 5 सेकंड रुको, इसे याद करो। कर लिया याद, ओके। V इक्वल टू आई आर, वी इक्वल टू आई आर। आर क्या है इसमें, V पता है हमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या है करंट, आर क्या है, आर है बच्चों रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से रेजिस्टेंस की कहानी शुरू हो गई। रेजिस्टेंस देखो, अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस एक मतलब एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की कि वो अपने करंट जो वहां से फ्लो हो रहा है उसे अपोज कर सके, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो हमारा करंट होता है उसे अपोज करता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम। ओम, ओम ने डिस्कवर किया था तो ओम, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास रेजिस्टेंस 3 ओम है तो मैं उसको 3 OHM करके लिख दूंगा या फिर 3 ये करके लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम इस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज तो आपके लिए बच्चों वाली हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों, ये चीज जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ओम्स लॉ में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। अभी हम एक इस पे न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया सा, इस पे फॉर्मूले पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। करें न्यूमेरिकल, ओके। अब बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पता है मेरे को, एंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज 2 एम्पियर, देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन। मेरे पास एक वायर है, ठीक है, उसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं A और B मान लिए मैंने। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 16 वोल्ट इन्होंने दिया हुआ है मेरे को, 16 वोल्ट, ठीक है। इसको मैं V0 लिख लेता हूँ, कभी तुम इस वाले V में और इस वाले V में कंफ्यूज हो जाओ, या फिर इसको ऐसे कर लो 16 वोल्ट। जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 वोल्ट, देखो दिया हुआ है 2 पॉइंट्स हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग बिटवीन देम इज 2 एम्पियर। इनके बीच में जो करंट बह रहा है वो कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा इसका इस वायर जो ये वायर है इसका रेजिस्टेंस फाइंड करो, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमें अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, कौन सा, ओम्स लॉ वाला, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने रटा भी था, मैंने आपको 5 सेकंड रुकवा के रटवाया था। अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, मेरे को V पता है कितना है 16 वोल्ट, मेरे को करंट दिया हुआ है I 2 एम्पियर, मेरे को निकालना क्या है रेजिस्टेंस, तो बड़ी आसानी से निकल सकता है भाई, V इक्वल टू आई आर से, V इक्वल टू आई आर से V की वैल्यू क्या है 16, I की वैल्यू क्या है 2, R की वैल्यू हमें निकालनी है, ये 2 इधर गया, ये कैंसिल हो गया 8, तो R इज इक्वल्स टू 8 ओम, या फिर इसको 8 ओम लिख सकते हो, या तो ये वाला सिंबल बना दो 8 ओम, या फिर 8 OHM, ठीक है।
तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखो इसमें क्या करेगा, इस वाली इक्वेशन में कभी v दे देगा, i दे देगा, r गायब कर देगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, v दे दिया, i दे दिया, r पूछ लिया। कभी r दे देगा, i दे देगा, v पूछ लेगा। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे या फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर को निकालेंगे। यहाँ पे मैंने आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा दिया। अब बात करते हैं बच्चों, जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है इसके बारे में कुछ बात करते हैं। किसी भी वायर की, ये मेरे पास कोई वायर है, ये कोई वायर है, ठीक है, वायर। अब इस वायर में जो रेजिस्टेंस है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, थोड़ी सी रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कंडक्टर बोले तो वायर, ठीक है, किस चीज के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जो मैं अभी आपको बताया था ना टेम्परेचर वाला, वो टेम्परेचर वाला आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, इसलिए आपके सिलेबस में जो जो है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है आपके में 3 है, ठीक है, 3 चीजों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला है वायर की लेंथ, लेंथ जितना लंबा तार उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। अभी बताऊंगा कैसे। लेंथ ऑफ वायर। दूसरी चीज थिकनेस ऑफ वायर, जितना पतला वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, भाई उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि वायर कॉपर का बना हुआ है या फिर सिल्वर का। यार ये मारकर बार बार प्यासा क्यों हो जाता है, बेचारे बच्चों को भुगतना पड़ता है। चलो ठीक है, लेंथ ऑफ वायर पे कैसे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वायर है, ठीक है, ये छोटा वायर है तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। मैंने ले लिया ये L लेंथ का है, मैंने ले लिया 2L लेंथ का, ठीक है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो इसका 2R हो जाएगा। समझे इतनी बात। तो मैं क्या कह सकता हूं, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं सरल भाषा में क्या कहूंगा, लेंथ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, ये चीज मैंने कह दी अपनी इक्वेशन नंबर 1। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर मैं लेंथ को दुगना कर दूंगा तो रेजिस्टेंस भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, इस पे सवाल बहुत बनते हैं। देखो थिकनेस ऑफ वायर, ठीक है, वायर का मोटापा, वो वाला मोटापा नहीं, पेट वाला नहीं, वायर का जितना ज्यादा मोटा वायर उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि लिखा जा भाई, मतलब कि फिर से चलते हैं अपने जूम इन वाले पार्ट में। मैंने करा तार को जूम, ये दिखाई दिया मेरे को। अब देखो ये है जूम्ड इन वर्जन और ये है जूम्ड आउट वर्जन। ये छोटे से पार्ट को मैंने लिया, जूम इन कर दिया तो ये आया। ठीक है, अब देखो इसका कुछ एरिया होगा, ये वाला, ये कुछ एरिया भी तो होगा ये वाला। उसको हम कैसे निकालेंगे भाई, ये एक सिलेंड्रिकल है, देखो ये सर्कल है, देखो ये वाला, ये आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि ये ऐसे है। ठीक है, ये एक सर्कल है, इसका कुछ रेडियस r होगा, ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसका एरिया जो है वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो इसी एरिया को कहते हैं, इस वाले एरिया को, कि ये तार कितना मोटा है उसको हम कहेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे जैसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाएंगे, देखो ये अगर पतला तार है मेरे पास, देखो मैंने अभी क्या बोलते हैं वायर और तार को जोड़ के बोल दिया था टायर। मेरे पास एक पतला टायर है और मेरे पास एक मोटा टायर है बहुत। तो हमने बोला कि मैं अगर आपसे पूछूं कि रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है, मेरे ख्याल से इसका। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज्यादा है तो रेजिस्टेंस इसका कम होगा। ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा सा है तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो अगर मैं क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाऊंगा, तार को मोटा करूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रेजिस्टेंस क्या होता है ये चीज भूल मत जाना। रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने की क्षमता। ये देखिए हमने इक्वेशन नंबर 2। ओके,
हमने देखा कि जो वायर है वो जितना ज़्यादा लंबा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। वो जितना पतला होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अगर उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, अगर वो ज़्यादा हुआ तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चलो, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल क्या होता है? देखो, नेचर ऑफ मटेरियल, फॉर एग्जांपल मेरे पास कॉपर वायर है, ठीक है, कॉपर और सिल्वर से आपसे पूछूं कि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है फिर कॉपर की, तो आप कहोगे सिल्वर की। पर सिल्वर महंगा होता है इसलिए हम लगाते नहीं है अपने इसमें कनेक्शंस में, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सिल्वर का वो जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी या फिर कॉपर के, ठीक है, तो वो आप कैसे बताएंगे? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। इसको नेचर ऑफ मटेरियल को हम कहेंगे, अभी देखते हैं। जितना अच्छा मटेरियल नेचर का, रेजिस्टेंस जितना कम होगा, देखो रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना करंट ज़्यादा होगा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? करंट को रोकने की क्षमता। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो वो करंट को कम रोक पाएगा, यानी कि ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अभी देखेंगे, तो ये चीज़ आप नोट कीजिए, ये इसमें कुछ बताने का है नहीं। इसका मतलब है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है भाई रेजिस्टेंस। अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉपर का वायर लो, सिल्वर का वायर लो, तो उसके रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखो इसको कंबाइन करके मैं क्या कह सकता हूँ कि, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं कंबाइन करके लिख सकता हूँ बच्चों, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया। जैसे जैसे मैं, ये L है, जैसे जैसे मैं लेंथ को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाऊंगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को, तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसको मैंने कंबाइन करके ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो फिर से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे और एक कांस्टेंट लाएंगे। उस कांस्टेंट को बच्चों हम बोलते हैं रो। रो, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि रो, ठीक है, रो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आप पी बनाओ, पी बनाया मैंने, ठीक है, पी बनाया, उसके नीचे कुछ ऐसे खींच दिया, तो इसको हम कहेंगे बच्चे, कुछ ज़्यादा लंबा होगा, इसको हम कहेंगे रो। ये रो का साइन होता है, ठीक है। तो रो एक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी का आया है, और L/A। मैंने क्या करा, मैंने आपको ये चीज़ बताई कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया और ये लिखा, जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। फिर हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, एक कांस्टेंट लगाया रो, ठीक है। इस रो की वैल्यू आपको एग्जाम में गिवन होगी। और ये रो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये रो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, ठीक है। ये बस इतना याद रखना है, ये रो जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। और ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपसे निकलवाएंगे हम बार बार, R इक्वल टू रो L/A। ये कैसे आया? ये यहाँ से आया, ठीक है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है करंट को रोकने की क्षमता। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, जितना कम करंट जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी तार का, वो किस किस उस पर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला वो डिपेंड करता है लेंथ पे, जितना लंबा वायर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि तार का मोटापा, जितना मोटा तार उतना कम रेजिस्टेंस, ठीक है। और नेचर ऑफ मटेरियल पर, अगर कॉपर और सिल्वर का तार लेंगे तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग होगा, ठीक है। इतनी बात आप नोट कीजिए। हम चलते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है, चलें, ओके। अब चलते हैं बच्चों एक न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। न्यूमेरिकल में जो हमने अभी पढ़ा, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा? R इज इक्वल्स टू रो L/A, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों रो, ROW, रो। जैसे हमारे पास में कोई वेरिएबल होता है X, Y, Z, अल्फा, बीटा, गामा, ऐसा ही होता है एक रो, ठीक है। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। चलिए वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें पॉज कर लिया? करूं मैं? ओके। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। हुज रेजिस्टिविटी रो आपको दी हुई है कितनी? 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 ओम मीटर। जो ओम मीटर है ना, वो होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ठीक है। चलिए, तो आपको सीधा सीधा रो तो इन्होंने दे दिया, हम क्या दिया हुआ है? रो दिया हुआ है कितना? 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 ओम मीटर। लेंथ भी दे दी 1 मीटर, अरे वाह। देखो इन्होंने हमसे
रेजिस्टेंस पूछा है तो हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो रेजिस्टिविटी की, एक लेंथ की, एक एरिया की। रेजिस्टिविटी इन्होंने दे दी, लेंथ इन्होंने दे दी, ओए एरिया भी दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 3.4, एरिया भी मिल गया। बस अब क्या है, अब तो हलवा है सवाल, एरिया कितना है 3.4 मीटर स्क्वायर। अब देखो रेजिस्टेंस निकालना है, रो आपको पता है, एल आपको पता है, ए आपको पता है, फॉर्मूला में पुट करो निकाल दो। ठीक है, निकाल देता हूं मैं आपके लिए एक बार। वैसे कभी किसी के लगाया क्या बिजली का झटका कि अभी लगेगा तो पता चलेगा। देखो रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, रो क्या है 6.8 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ कितनी है 1 मीटर, 1 डिवाइड बाई एरिया कितना है 3.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया। देखो अब इसको तो लिखने का कोई फायदा नहीं है मल्टीप्लाइड बाई 1 को, ये इससे गया 2 टाइम्स भाई 3.4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 6.8। तो रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -2 ओम। ठीक है, ये आ गया रेजिस्टेंस, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस। इन्होंने हमसे रेजिस्टेंस ही पूछा था तो यही हो गया इसका आंसर। अब देखो आपके पास ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसमें कभी क्या करेगा, अभी मैंने आपको इसमें ये 3 चीज दे दी, ये पूछ लिया, कभी मैं क्या करूंगा आर दे दूंगा, रो दे दूंगा, एल दे दूंगा, ए पूछ लूंगा। ठीक है, चलिए फिर इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे, क्वेश्चन को निकालेंगे, बोर्ड वाले लोगों से मार्क्स लेंगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन ऊपर करेंगे, नाम रोशन करेंगे। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नहीं उसके बाद क्यों सर, मतलब आप अभी आप चैनल सब्सक्राइब को बोलोगे, यार कहना पड़ता है, क्या करें, जो आपके पास 1 घंटे की वीडियो आती है ना, उसमें मेरी 5 घंटे की मेहनत होती है, 3 घंटे में वीडियो बनती है, फिर उसकी एडिटिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, खैर आगे चलते हैं। तो बच्चों ये टॉपिक होता है खत्म। अब हम चलते हैं, मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला डिराइव किया, वो फिर हमने देखा फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो बच्चों ये होता है खत्म। हमने क्या करा, हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाला। कैसे, हमने पहले देखा कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा, उसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल करा रेजिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए और मैं एक और न्यूमेरिकल करवाता हूं आपको। ठीक है, बढ़िया सा, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं बच्चों एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की, एग्जाम्पल 12.6। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है, इससे आपके कई फंडे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आप अगर आपके बस की हो तो आप इसे ट्राई करें, नहीं तो मैं बताता हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें फॉर्मूला देखो, रेजिस्टेंस के ऊपर है सवाल, तो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का मैं आपको पहले बता देता हूं, आर इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइड बाय एरिया। आर इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। चलिए अब देखो, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैव लेंथ एल, मेरे पास एक तार है जिसकी लेंथ एल है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है, ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, हैज रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, इन्होंने कहा इस तार का जो रेजिस्टेंस है, इसका तार का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। क्यों भाई, इन्होंने कहा कि आपको एक और तार है हमारे पास में, ये वाला। ठीक है, इन्होंने कहा ये दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, तो इसका मतलब इनकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। ये बात लिख लो, मैंने आपको पहले भी बताई है कि रेजिस्टिविटी केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर दो चीजों का मटेरियल सेम तो उनकी रेजिस्टिविटी भी सेम। ठीक है, इन दोनों का मटेरियल सेम दिया हुआ है तो रेजिस्टिविटी भी सेम हो गई। इन्होंने कहा ऑफ सेम मटेरियल व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ये वाला ऑफ सेम मटेरियल, रेजिस्टिविटी सेम है, हैविंग लेंथ L/2, इसकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं है, इसकी लेंथ केवल छोटी सी है L/2, इसकी लेंथ L है तो इसकी L/2 दे दी। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, इसका A था भाई, इसका A था और इसका कितना है 2A। ठीक है, चलिए इन्होंने हमको इसका रेजिस्टेंस दे दिया 4 ओम और इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया कि इसका रेजिस्टेंस बताइए। अब इसका कैसे बताएं, देखो कैसे बताएंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए
हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है 4 ओम, ठीक है यहाँ पे पुट करते हैं 4 इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी हमने रो मान ली इन दोनों की, भाई इन दोनों की या इसकी भी रो होगी और इसकी भी रो होगी क्योंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू रो एल, लेंथ कितनी है एल दे रखी है, एरिया कितना है ए दे रखा है, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन 1। हमने क्या करा, हमने पहला वाला तार पकड़ा और उस पे ये वाली इक्वेशन लिख दी। रेजिस्टेंस दिया हुआ था 4 ओम, रो हमने मान लिया और एल और ए दिया हुआ था एल और ए, ठीक है ऐसे ही। अब इस पे भी लगाते हैं, इस पे सीधे सीधा आर इक्वल टू रो तो सेम रहेगा, ठीक है। इसमें एल नहीं रखेंगे लेकिन इसमें रखेंगे एल बाई टू अपॉन ए, यहाँ पे ए नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे 2a, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन 4a, ठीक है। तो यहां से आर ये आ गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन 4a। अब देखो क्या हुआ, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा देखना जरा। मैंने इसे लिखा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई रो एल अपॉन ए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं आर को? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने 4 यहां बाहर ले लिया, ये 4 अंदर जाएगा तो यही तो बनेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ज्यादा जोश में नहीं आ गए, ये क्या है, ये तो यही है रो एल बाई ए और इसकी वैल्यू कितनी है 4, यहां पे 4 रख देंगे, ठीक है। मैंने रख दी 4, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया रेजिस्टेंस 1 ओम। क्या इतना विजिबल है? थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम देंगे हटा। तो देखो मैंने आपसे क्या बोला कि ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे गिवन है 4, यहाँ पे रख दी मैंने, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, यहाँ से यहाँ देख लो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 इज इक्वल्स टू 1 ओम। ये तो आई थिंक विजिबल होना ही चाहिए, बिल्कुल विजिबल है। तो इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया 1 ओम। ये तार था ए मेरे पास, एक तार ये ए और एक तार बी, इन्होंने हमें ए की लेंथ दी हुई थी एल, ए का एरिया दिया हुआ था ए और ए का रेजिस्टेंस दिया हुआ था 4, तो 4 कितना हो गया रो एल बाई ए, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे पूछा दूसरे तार बी का रेजिस्टेंस, जिसका मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम लिख दी हमने, ठीक है। उसकी लेंथ इसकी हाफ यानी कि एल बाई 2 है, वो लिख दी यहाँ पे। इसका एरिया 2a है, वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आया रो एल बाई 4a। रो एल बाई 4a में हमने देखा कि रो एल बाई ए की वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है। तो हमने 4 यहाँ से बाहर निकाला, इसको ऐसे लिखा रो एल बाई ए की वैल्यू 4 पुट करी यहाँ से और आंसर आ गया 1 ओम। तो जो रेजिस्टेंस इन्होंने पूछा है तो टोटल आंसर हमारा ये क्या आ गया 1 ओम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ठीक है। इससे आपको क्या क्या पता चला? इससे आपको पता चला कि किसी भी अगर कोई भी दो चीज़ है, ठीक है, उसका मटेरियल सेम है, मतलब वो सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो जो उसकी रेजिस्टिविटी होगी वो भी सेम होगी, ठीक है। ये बात आपको इससे पता चली एक तो क्वेश्चन से। दूसरी बात हमने देखा कि कैसे हम एक तार और उसके रेजिस्टेंस के मदद से दूसरे तार का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एल रखा, ए रखा और रो एल बाई ए की वैल्यू रखी, तो सीधा सीधा रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है।